सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में तुम्हें एक वार्निंग देने वाला हूँ कि डोंट वॉच दिस एनिमे मूवीज़। आई रिपीट, डोंट वॉच दिस एनिमे मूवीज़। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें जो 2 एनिमे मूवीज़ बताने वाला हूँ वो इतनी डार्क है ना, वो इतनी डिस्टर्बिंग है ना कि तुम लोग इसे ना ही देखो वही अच्छा है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई फिर तो इस पर वीडियो क्यों बना रहा है। तो ऐसा है कि एज अ क्रिएटर ये मेरा काम है कि अलग अलग एनिमेज़ को देखना, उस पर रिव्यूज़ देना, जिससे तुम्हें समझ में आए कि हाँ ये एनिमे अच्छा और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वैसे ये 2 मूवीज़ बहुत सारे डार्क और डिस्टर्बेंस सीन से भरी हुई है, जिसे देखने के बाद एक अनकंफर्टेबल और ये क्या देख लिया ऐसी वाली फील आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से एक मूवी का एक सीन बताता हूँ, जिधर मूवी की मेन कैरेक्टर फ्लावर्स बेचकर अपना घर चला रही होती है और उसके फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और वही होती है। बट उसकी माँ बीमार होने की वजह से हमेशा वो बेड रिडन होती है और वो कोई भी काम कर नहीं पाती। तो इसकी वजह से स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो कि एक लड़की है, वो फूल बेचकर अपना गुजारा कर रही होती है। बट एक दिन जब वो फूल बेचकर घर पर आती है तो वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठती नहीं, वो मर चुकी होती है। एंड उसके पास वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग सीन तुम देखोगे, जब वो लड़की अपनी मम्मी के ऊपर के ब्लैंकेट को रिमूव करती है तब वो देखती है कि उसकी मम्मी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स चूहों ने चबा चबा कर खा लिए। मतलब उसके पैरों के मोस्ट ऑफ द पार्ट चूहे खा चुके होते हैं और इवन उसके सीक्रेट इंटरनल ऑर्गन्स भी। मतलब तुम समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने इस चीज़ को, उस सीन को ब्लर दिखाया या डिटेल में नहीं दिखाया, तो ना, उन्होंने इस सीन को पूरे डिटेल में और ब्रूटल वे में दिखाया, जिसे देखने के बाद सच में तुम उल्टी तो ज़रूर कर दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोंट वॉच दिस एनीमे। उसमें भी एक मूवी तुम देख सकते हो, उसकी भी स्टोरी बहुत डार्क चली जाती है, बट आई रिकमेंड कि तुम देख सकते हो। बट सेकंड मूवी इतनी डिस्टर्बिंग और ब्रूटल सीन से भरी हुई है ना कि इसे वर्ल्ड वाइड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैन किया हुआ है। So this anime that you're looking at right now is actually banned in Japan. When they say it's pretty messed up, they're not lying. सो वेल, हे गाइस, क्या हाल चाल है। और आज मैं तुम्हें मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर पहली मूवी का नाम है परफेक्ट ब्लू और ये एक डार्क साइकोलॉजिकल मूवी है, जिधर स्टोरी एक जापानीज पॉप आइडल के अराउंड घूमती है, जो कि जापान में तो आई थी एज ए सिंगर बनने के लिए और वो अपना ये ड्रीम अचीव भी कर लेती है। वो एक फेमस पॉप आइडल बनती है जिसके गाने पूरे जापान में फेमस होते हैं। उसके साथ और 2 लड़कियाँ भी होती है। ऐसा मिला कि ये तीनों का एक ग्रुप होता है जो इन सॉन्ग्स को परफॉर्म करता है और पूरे जापान इनके पीछे पागल होता है। लाखों में उसके फैंस होते हैं। बट एक दिन अपने मेन फीमेल कैरेक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो भी पॉप आइडल से एक्ट्रेस बनना चाहती है, बिकॉज पॉप आइडल का करियर जापान में अब तक लगभग खत्म ही हो चुका था और इसमें एज ए सक्सेसफुल बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से वो पॉप आइडल से एक्टिंग में स्विच करती है। बट कुछ फैंस को ये पसंद नहीं आता एंड तुम्हें तो पता है ना कि फैंस कितने क्रेजी होते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग पार्ट में हमें उस पॉप आइडल की स्टोरी दिखाई जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्ट्रेस के दौर पर काम करती है, तो उसे किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ता है। मतलब तुम्हें तो पता है कि एज ए स्टार्टिंग में छोटे एक्टर्स को कौन से सीन देने पड़ते, ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसे सीन देने पड़ते। तो स्टोरी इधर से एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड में चल रही होती है, बट मूवी के हाफ एंड पार्ट के बाद स्टोरी जो ऐसा टर्न लेती है ना, मतलब लिटरली तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है ना कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। स्टोरी में हमारे जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसके पीछे सारे लोगों का धीरे धीरे मर्डर होने लगता है और वो भी इतनी ब्रूटल वे में ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। आगे आगे स्टोरी ऐसे साइकोलॉजिकल वे में चलती है ना कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या रियलिटी और क्या इल्यूजन है। एंड जब तुम इसका एंड देखोगे ना, तब तुम्हारे आंखें बाहर, मुंह खुला और दिमाग का भरोसा हो जाएगा। लिटरली 1 आवर 28 मिनट्स की ये मूवी तुम्हारे होश उड़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। एंड मैं बोल रहा हूँ ना ये डार्क मूवी है, तो हाँ, बिकॉज तुम्हें इसमें रेप, मर्डर, अभी ये सारे फैक्टर देखने को मिलेंगे। उसके साथ स्टोरी साइकोलॉजिकल, डिप्रेशन, एनेस्टी के ऊपर बेस है, जिधर एक टाइम पर रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस पहचानने में हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पर्सनली आई रिकमेंड कि तुम इसे देखो, हाँ, पर थोड़ा पेरेंट्स के साइड में आकर अकेले में, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ऐसे न्यूड सीन और वैसे सीन है। बट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डार्क साइकोलॉजिकल मूवी। तो अभी इधर सेकंड मूवी के बारे में बात करते हैं, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अभी तक इस मूवी को देखा है ना, तो उनका एक्सपीरियंस इतना कुछ अच्छा नहीं था। क्योंकि इसमें ऐसे सीन्स है ना कि तुम्हें देखते हुए इतनी गेन आएगी ना कि मतलब एक टाइम पर तुम सोचोगे कि मैं इस मूवी को क्यों देख रहा हूँ और ऐसा ये लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो इस मूवी का नाम है मिडोरी, मतलब एके शोजो सुबाकी, जिसे हिरोशी अराडा ने डायरेक्ट किया था। एंड दिस मूवी इज रियली फकिंग वन ऑफ द डार्क शिट आई वॉच। मतलब मैंने स्टार्टिंग में देखो जो सीन बताया था ना, वो इसी मूवी का था। एंड ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। एनिमे के अंदर इतनी सारे डिस्टर्बिंग सीन है ना कि जब तुम देखोगे ना, तो तुम्हें उल्टिया पर उल्टिया करोगे। तो स्टोरी में एज अ टोल्ड यू, द मिडोरी नाम की एक लड़की होती है जो कि कैमिलियस के फूल बेचकर अपना गुजारा कर रही होती है। इसका रेफर उसके टाइटल में भी है, शोजो सुबाकी मीन्स गर्ल्स हु सेल्स द कैमिलियस फ्लावर। सो ऐसे ही एक दिन फ्लावर बेचते हुए उसे एक जेंटलमैन मिलता है जो कि उसे अपना कार्ड देता है और वो बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। तो आफ्टर डेथ ऑफ हर मॉम मिडोरी चली जाती है उस एड्रेस पर कहते हैं कि हर इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता। मिडोरी जब उस एड्रेस पर जाती है तो एक सर्कस होता है एंड तुम देखोगे ना, तो वो जो एक्ट्स परफॉर्म करते हैं ना सर्कस के मेंबर्स, मतलब इतने वो वियर्ड एंड डिस्गस्टिंग होते हैं ना कि मतलब तुम सोचो कि ये लोग ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो जब मिडोरी उधर जाती है तो उधर के मेंबर्स से मिलती है
एंड तभी से उसकी लाइफ एज ए हेल की तरह चालू होती है। जब फर्स्ट टाइम वो जो जाती है तभी तुरंत से उस सर्कस के मेंबर उसका रेप करते। एंड वो जेंटलमैन जिसने वो कार दिया था वो सर्कस का ओनर था। एंड रोज़ वो सर्कस के मेंबर्स एंड ओनर मिडोरी के ऊपर फिजिकल अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, मारना, पीटना, टॉर्चर करना, ये जो देखो वर्ड देख रहे हो स्क्रीन पर, वो सब चीज़ें ये लोग करते थे। एंड इतनी सारी चीज़ें उसके साथ डेली लाइफ में होती थी एंड इससे उसे रोज़ गुजरना पड़ता था बिकॉज शी हैड नो चॉइस। अगर वो इधर से भागी तो फिर से वो दूसरे हेलिश लाइफ में गिर जाएगी। एंड वो सब इनके सारे टॉर्चर, सारे अब्यूज़ सहती रहती है। एंड लिटरली ये सब चीज़ें जो एनिमे के अंदर घट रही है वो इस एनिमे के अंदर एक तरह से रियल पॉइंट ऑफ व्यू, रियल डिस्टर्बिंग वे में दिखा है। मतलब अगर मिडोरी का RAP हो रहा है तो वो देखते वक्त रियली डिस्टर्बिंग फील आती है, क्योंकि कुछ कुछ एनिमे के अंदर ये चीज़ RAP ये भी एज अ इस वे में दिखाती है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो। देखो मैं ज़्यादा ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकता, तुम्हें तो रिज़म पता है। और इतने नहीं, मतलब जो अलग इंसिडेंट्स इसमें दिखा है ना वो इतने क्रूअल है ना कि मतलब यू कांट इमेजिन। उसके अंदर एक पपी वाला सीन है जिधर मिडोरी उस पपी को बहुत प्यार करती होती है। एंड एक दिन उस सर्कस के एक मेंबर्स ने उसे उस पपी के साथ देख लिया होता है। एंड दिन रात को खाना खाते वक्त वो लोग पपी सूप एंड मीट खा रहे होते हैं एंड मिडोरी को भी वही खिलाते हैं। मतलब आई वाज लाइक फक भाई, व्हाट द रॉन्ग विद दिस एनीमे। मतलब 48 मिनट्स की इस मूवी के अंदर इतने सारे डार्क सीन है ना कि इट्स इम्प्रेसिव एज वेल एज द सेम टाइम फकिंग डिस्गस्टिंग। भाई तुम्हें ये सारे सीन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम ना अनजाने में इस मूवी को देखने का सोच रहे हो तो एक बार फिर से सोच लो देखने से पहले। एंड इन सारी रीज़न की वजह से ये एनिमे वर्ल्ड वाइड में भी बैन है। इवन जिधर ये एनिमे बनी है जापान में उधर भी ये एनिमे बैन है। एंड एक फैक्ट ऐसा है कि ये एनिमे को किसी भी स्टूडियो ने या प्रोडक्शन की हेल्प से नहीं बना है। मतलब इसके डायरेक्टर हिरोशी अराडा ने बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियो के पास गए थे अपनी स्टोरी लेकर। मतलब तुम्हें क्या लगता है ऐसे डार्क डिस्टर्बिंग स्टोरी कौन एक्सेप्ट करेगा और इस पर ऐसे एनिमे बनाएगा? तो सारे स्टूडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो हिरोशी अराडा ने खुद 5 साल इस पर काम करके मिडोरी को बनाया एंड इसे पब्लिश भी किया। पर इसके बहुत सारे वायलेंस और क्रूर फैक्टर की वजह से इस एनिमे को वर्ल्ड वाइड में बैन किया है। कुछ लोगों ने इस मूवी को देखा है, इवन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी इस मूवी को देखा है। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो सोच समझ कर इसे देखो, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी चीज़ देखने की आदत नहीं होती। तो प्लीज़ वॉच एट योर ओन रिस्क। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं ऐसे वियर्ड और अंडररेटेड एनिमे लाते रहता हूँ। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड प्यारे से कमेंट करके जरूर जाना। तो मिलते एक नई इवेंट, तभी के लिए सायोनारा।